नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम आर्टिसन के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रताप सिंह आज से इस चैनल पर एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। इस सेशन में मैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर हमने लिया है वह है इंडियन ज्योग्राफी का भारत और उसका परिचय। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष जम्बू द्वीप का हिस्सा था। प्राचीन मान्यता के अनुसार पृथ्वी पे 7 द्वीप थे, उनमें से एक द्वीप था जम्बू द्वीप, उसी द्वीप का हिस्सा था भारतवर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। ये यूनान एक देश है, यूनान देश का भाषा है। हिंदुस्तान में भी इंडिया का एक नाम है हिंदुस्तान। ये फारसी भाषा का शब्द है, ये पर्सिया के लोगों ने दिया था। पर्शियन लोगों ने जो नाम हिंदुस्तान दिया था वो फारसी भाषा का शब्द है, जबकि यूनानियों ने हमें इंडिया कह के बुलाया। और एक देश जो हमारा भारत देश नाम है, वह हमारे एक प्राचीन राजा हुए, उनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पे भारत नाम पड़ा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक विस्तार है भारत का। तो ये चूंकि दक्षिणी छोर के बारे में पूछ रहा है, दक्षिणी सीमा मुख्य भूमि का जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो ये देशांतर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतरीय रेखा बोला जाता है। ये रेखाएं भारत में जब इंटर करता है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तार पाया जाता है भारत का। लेकिन देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पे 4 मिनट का अंतर आता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, 1 डिग्री देशांतर के में समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर यहाँ पे अगर हम पश्चिमी भाग को आधार माने तो यहाँ का टाइम अलग बताने लगेगा, और अगर इसको हम आधार माने तो यहाँ का टाइम में अंतर हो जाएगा। इसी का सॉल्यूशन क्या किया गया है कि इन दोनों के मध्य भाग में एक रेखा खींच दिया गया है, काल्पनिक रेखा, जिसका मान है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर
जो कि हमारे भारत के मध्य भाग से गुजरता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टाइम एक ही देश का अलग अलग ना हो, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया और 20 वाले भाग को मानक मान लिया गया। उस रेखा को 82.5 डिग्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूरब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। अभी आपको ये पूछा गया था कौन सा देशांतरीय रेखा को मानक माना गया है। अब ये भी देशांतर से ही संबंधित क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर इस रेखा को मानक माना गया है। तो ये आपको पता होगा, इलाहाबाद का एक स्थान है नैनी नाम का। नैनी एक जगह है इलाहाबाद में, उसी जगह को हमने मानक माना हुआ है। वहीं का जो टाइम होता है वही पूरे इंडिया का टाइम जोन माना गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद के समीप और जगह है नैनी। ठीक है, तो भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है, इलाहाबाद के समीप से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है। भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मान लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। तो इसके पूरब की ओर भी कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है और पश्चिम की ओर भी कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर। आप जब इस देशांतर से पूरब की ओर बढ़िएगा 1 डिग्री तो 4 मिनट के समय में अंतर आता है। अगर 2 डिग्री दूसरा रेखा लिया जाएगा तो आप समझिए कि यहाँ पे 8 मिनट का अंतर आ जाएगा। और अगर इसके पीछे यानी पश्चिम की ओर जाइएगा तो हर एक डिग्री पर जाने पर 4 मिनट कम होता जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 0 डिग्री ग्रीनविच से हमारा मानक समय इंडिया का है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पूरब की ओर है, तो यानी कि हमारा समय तो आगे होगा ही होगा, लेकिन कितना हो जाएगा, तो हर एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 82.5 डिग्री के लिए कितना मिनट का अंतर आएगा, 82.5 में जब हम 4 का गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 330 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 330 मिनट का अंतर आएगा। अब इसको अगर घंटे में हम चेंज कर लें तो यहाँ पे आपका 5.5 यानी कि 5.5 घंटा आगे रहेगा इंडिया का समय। अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है दोपहर का तो इंडिया में उस समय 5:30 शाम को बजेगा, यानी कि इंडिया ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे समय बताता है। क्यों? क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर को माना गया है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये तमिलनाडु वाला एरिया है, तो भारत का जो
ये विषुवत रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर अक्षांश खींचा गया है, तो 0 डिग्री अक्षांश को जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, उसके साउथ में, उसके नॉर्थ में हमारा इंडिया पड़ता है। तो पूछ यही रहा है कि ये 0 डिग्री अक्षांश से भारत की जो दक्षिणी बिंदु है वो कितनी दूरी पे है। तो हमने अभी देखा कि भारत जो है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसका दक्षिणी बिंदु टच करता है। तो इस रेखा से भारत की दूरी कितनी होगी, तो इसको याद करने के लिए आप सबसे पहले 8 याद रखिएगा इस नंबर से। इसके बाद घटते हुए 2 अंक और लिख लीजिएगा, 876 किलोमीटर, यानी कि 876 किलोमीटर की दूरी जो है वही विषुवत रेखा से भारत की दक्षिणतम बिंदु पर जो दूरी है 876 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना होगा, 876 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर, इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो स्थित है उसके कुछ पड़ोसी देश हैं जिनसे उनकी सीमाएं लगती हैं। तो कितने देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो आइए थोड़ा मैप से देखने की कोशिश करते हैं। मैप में आपको दिया गया है, मैप में ये हमारे पड़ोसी देशों को दिखाया गया है। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है आपका पाकिस्तान से सीमा इंडिया का साझा हो रहा है। ये पाकिस्तान से सीमा लग रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान से भी थोड़ा सा सीमा लग रहा है। यहाँ चाइना के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, यहाँ भूटान के साथ लगता है, यहाँ पर देखिए म्यांमार के साथ लग रहा है, और ये बांग्लादेश के साथ भी भारत का सीमा लग रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 देश के साथ 7 ऐसे कंट्री हैं, 7 ऐसे कंट्री हैं, 7 देश जो है भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। नाम कौन कौन सा, तो सबसे पहले हो गया आपका पाकिस्तान, फिर आपका अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश। यही 7 देश जो हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो वहां जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये सारे 7 देशों के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर की सीमा होती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर भारत की जो सीमा है अपने पड़ोसी देशों के साथ लगा हुआ है। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि वो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी है, तो आपका जवाब होना चाहिए बांग्लादेश। बांग्लादेश जो देश है
उसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। और सबसे छोटा अगर पूछ दे तो आप उसका जवाब अफगानिस्तान देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लद्दाख क्षेत्र में थोड़ा बहुत सीमा साझा करता है। तो यही 7 देश हैं और सबसे बड़ा बांग्लादेश। तो और टोटल कितनी दूरी हो जाती है सीमा की? 15,200 किलोमीटर। चलिए तो आगे देख लेते हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित मुख्य भूमि की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, अब समुद्र तट से जो भारत का कुछ हिस्सा है जो समुद्र से टच करता है, तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित यानी द्वीपों को भी शामिल कर। एक चीज देखिएगा कि 6100 किलोमीटर, दो आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। एक होता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये मुख्य भूमि की जब चर्चा करेगा, 6100 जब मुख्य भूमि की चर्चा करेगा तो हम कहेंगे कि उसका जवाब होगा 6100। लेकिन द्वीपों सहित जब पूछेगा तटीय लंबाई भारत की, तो कुछ हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि द्वीप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित अन्य जो द्वीप हैं उनसे भी सीमाएं साझा होगी। तो वो आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। यहाँ पे आपका बोला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, अर्थात इसका सही आंसर 7516 हो जाएगा। अगर मुख्य भूमि का पूछता तो उसका आंसर 6100 होता। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? ठीक है, यहाँ इंडिया का एक मैप हम लोग अगर देखें, अगर इंडिया का मैप हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा और दक्षिणी बिंदु यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पश्चिमी क्षेत्र जो पड़ेगा वो गुजरात में पड़ेगा और पूर्वी क्षेत्र जो बनेगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो यही उस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ से अगर एक रेखा खींची जाए और दक्षिण भाग को मिला दिया जाए तो इस रेखा की लंबाई कितनी होगी। एक क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछे कि पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी होगी, इस बिंदु पर भी पूछेगा अगर कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई जो है पूरब और पश्चिम की लंबाई से ज्यादा है। यानी कि उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आप जाइएगा तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाइएगा तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो होता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर जब आप आइएगा तो वह 2933 किलोमीटर। और अगर यही पे मैं आपसे पूछूं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वह भी आप बताइए कि उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो हो जाता है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214, पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई जो है वो है 2933। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो हम यहाँ पे अभी 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। तो मैंने अभी बताया उत्तर से दक्षिण की ओर जो दूरी है लंबा है, पश्चिम से पूरब के तुलना में ज्यादा है, और वो है आपका 3214। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण की तुलना में कम है। कितना है? 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात भी मैंने बताया 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि अंडमान निकोबार समूह और बाकी के जो द्वीप हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भारतीय तटवर्ती राज्यों की जो सीमा है बढ़ जाती है। तो मैंने वो बताया था कि 7516.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर उनको नहीं शामिल करते हैं हम, जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप, उसको शामिल ना करते हुए हमारे भारत की मुख्य भूमि की तटवर्ती राज्यों की सीमा कितनी लंबी है, तो उसका मैंने बताया कि 6100 किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछूं कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं, तो वहां पे आपको बताना होगा 9 ऐसे राज्य हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं भारत की 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं, आइए थोड़ा उसको मेंशन किया जाए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, और उसके बाद आप ले लीजिए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यही 8 मुख्य भूमि पर का जो स्टेट है उनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं। तो और उनकी लंबाई कितनी है टोटल, अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 6100। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल की तुलना करना है विश्व के कुल क्षेत्रफल से। ठीक है, तो अगर 100% अगर मान लिया जाए कि हमारे इस धरती की कुल क्षेत्रफल है, उसमें से भारत का जो हिस्सा है वह सिर्फ और सिर्फ 2.42%। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 2.4%। 2.42% होता है
ऑप्शन के वही सबसे नजदीक है, इसलिए उसको सही लगाना है 2.4%। एक बात बताइए कि हमारा जो भारत देश है उससे किस नंबर पे भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बढ़ रहा है, स्थान क्या है भारत? तो भारत से बड़े 6 देश ऐसे हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। भारत का स्थान जो है 7वां है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां। तो कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं, तो आइए उसको एक बार मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये पता है कि सबसे बड़ा अगर कोई देश है हमारे पृथ्वी पे तो वो है रसिया, रूस। रूस जो है सबसे बड़ा है, 1 नंबर पे उसी का स्थान आता है। 2 नंबर की बात करें तो वहां पे आ जाता है आपका कनाडा। कनाडा का स्थान जो है दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर की अगर बात किया जाए तो उसका स्थान है चाइना का। चौथे नंबर पे यूएसए का, अमेरिका। ठीक है। 5वें नंबर पे अगर बात किया जाए तो ब्राजील का आता है स्थान। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। और 7वें नंबर पे हमारे भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये 6 राज्य हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। कौन कौन? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल से अगर तुलना किया जाए तो भारत का कितना क्षेत्रफल हिस्सा है, तो 2.42%। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इसी 2.42% पर अगर 100% जनसंख्या अगर विश्व में है तो 17.5% लोग इंडिया के हैं। यानी कि यहाँ के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। 2.42% क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इस सवाल का आपको जवाब अब मिल गया होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध समुद्र तल से कई 135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? अच्छा ठीक है। तो देखिए भारत का जो भूमि है वह पर्वत, पठार, मैदान इन्हीं सब से मिलके बना हुआ है। तो आइए थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं। सबसे पहले पर्वत। पर्वत 2 प्रकार के होते हैं, पर्वत और पहाड़ियां। पर्वत और पहाड़ियां, इन दोनों में क्या अंतर होता है? पर्वत और पहाड़ियों में पर्वत जो होता है बहुत ऊंचे होते हैं। पहाड़ियों से अगर तुलना किया जाए तो पर्वत कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। इनके जो ढलान होते हैं बहुत ही सीधे होते हैं। पर्वतों पे चढ़ना पहाड़ियों पे चढ़ने की तुलना में ज्यादा कठिनाई होता है, जबकि पहाड़ियों के ढलान उतने तीव्र नहीं होते हैं। इन पे चढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। ऊंचाई में भी कम होते हैं, ढलान में भी कम होते हैं। तो पर्वत और पहाड़ियों में भी अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ पर्वत को बताना है। अगर पर्वत और पहाड़ी को एक रूप में अगर ले लिया जाए तो इसका टोटल परसेंट हो जाता है 29.3%। कुल भारत के क्षेत्रफल पर पर्वत और पहाड़ी दोनों ले लिया जाए तो समझिए कि 29.3% भाग पर सिर्फ पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ पर्वत के बारे में चर्चा किया है। तो एक बात आप समझिए
अब इसको अलग अलग अगर कर दें तो पर्वत है आपका 10.7% और पहाड़ी है आपका 18.6%। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 29.3%। यानी पर्वतों की केवल बात की जाए तो 10.7%, पहाड़ियों की बात की जाए तो 18.6%, पर्वत पहाड़ियों को अगर हम मिला के पूछ दे कभी तो 29.3%। अगर पठार की बात करें, पठारीय भाग की बात करें तो आप उसका जवाब देंगे क्या, कितने भागों पे पठार फैला हुआ है, तो 27.7%। पठारीय भाग का विस्तार भारत में कितना है, 27.7%। और सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई है तो वह है मैदानी भाग। मैदानी भाग जो है वह सबसे ज्यादा भारत में विस्तृत है और वह है आपका 43%। 43% भाग पर सिर्फ और सिर्फ मैदान पाए जाते हैं, 27.7 भाग पर पठार पाए जाते हैं, 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन सबको अगर आप जोड़िएगा तो आपका 100% हो जाएगा। पर्वत और पहाड़ियों में भी कभी कभी अलग करके क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 10.7% भाग पर पर्वत है, 18.6 भाग पर पहाड़ियां है। इसका आप सही आंसर, सिर्फ पर्वत के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन में डील किया हुआ है इसके बारे में, दोनों को योग करके पूछा हुआ है, पर्वत और पहाड़ियों दोनों का योग। तो यहाँ पे कितना 10.7, 18.6 दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा 29.3%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। बिल्कुल सही, 27.7%। और मैदान का चर्चा अगर करेगा, कर दिया, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान, तो 43%। तो एक साथ आपको हमने बताया कि भारत में पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी सबका परसेंटेज कितना है, इसको आप याद करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है। सामुद्रिक विस्तार भी 3 तरह के होते हैं। आइए थोड़ा मैप से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ आप एक मैप देख रहे होंगे, ये इंडिया है, इधर समुद्र लगा हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी, और इधर पश्चिम में अरब सागर। तो ये भारत का मेनलैंड है। इससे समुंदर से जो दूरी है, 3 प्रकार की अलग अलग दूरियां दिखाई गई हैं। तो देखिए 3 तरह की जो दूरियां हैं, पहले होता है मेन तट, भारतीय तट से 12 मील की दूरी पर, 12 मील की दूरी पर 12 मील तक की दूरी को टेरिटोरियल सी बोला जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में उस देश का उतना ही अधिकार होता है जितना कि मेन लैंड पर होता है। भूमि पर जितना उस देश का अधिकार है, समुद्र में भी 12 मील तक वही अधिकार होता है
जो अपने मुख्य भूमि पर होता है, ठीक है। 12 मील तक, उसके बाद उसके आगे 12 मील तक, 24 मील तक, 24 मील तक संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिजियस जोन बोला जाता है। कॉन्टिजियस जोन में क्या होता है कि उस देश का अधिकार निगरानी तक ही रह जाता है, यानी कि उस क्षेत्र में आप निगरानी कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे देश का जहाज आ जा रहा है, लीगली आ जा रहा है, तो आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई अवैध तरीके का कोई काम कर रहा है, तब आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उससे जुर्माना वसूल कर सकते हैं। जबकि ये जो 12 मील टेरिटोरियल सी का हिस्सा है, उस हिस्से में आप अगर आपके क्षेत्र से कोई भी बाहरी जहाज जा रहा है तो उससे आप टैक्स वसूल सकते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से जाने पर आप टैक्स नहीं वसूल सकते। अगर कोई अवैध कार्य हो रहा है तब उन पे जुर्माना आप जरूर लगा सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, EEZ। इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्रों पे, इन समुंदर में जितने संसाधन पाए जाते हैं उस पर उस देश का अधिकार होता है। अब समुद्र में किस तरह के संसाधन होते हैं, तो समुद्र में जो संसाधन हैं, जैसे कहीं खनिज मिल गया, कहीं तेल मिल गया, मछली, समुद्र में बहुत सारे मछली लोग पकड़ने जाते हैं, उन सारे संपदा पर उसी देश का अधिकार होता है। जैसे आपने सुना होगा बम्बई हाई का नाम, तो वो समुद्र का ही हिस्सा है जहाँ से हम लोग तेल का उत्पादन करते हैं। वो समुद्री क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। भारत वहाँ से समुद्र का तेल का उत्पादन करता है। तो वो 200 मील तक के दूरी तक अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मैंने आपको 3 तरह के सामुद्रिक सीमाओं के बारे में बताया। 12 मील तक 12 मील तक के क्षेत्र को टेरिटोरियल सी बोला जाता है। उसके 24 मील तक के क्षेत्र को कॉन्टेजियस जोन बोला जाता है। उसके आगे 200 मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन बोला जाता है। मैंने ये भी बताया कि 12 मील तक के क्षेत्र पर आपका पूरा अधिकार होता है, जैसे कि आपका भूमि पर जो अधिकार है वही उन समुद्री क्षेत्रों में भी अधिकार पाया जाएगा। कॉन्टाजियस में आपको सिर्फ निगरानी तक अधिकार है और 200 मील तक आपके संसाधनों पर अधिकार है। चलिए आइए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा था, 18 नंबर क्वेश्चन था आपका, समुद्र में भारत की पारदेशिक यानी वही टेरिटोरियल सी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आपके सामने दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन, 12 मील तक। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्टाजियस जोन के बारे में पूछा गया है, निगरानी वाला क्षेत्र है ये, 24 मील तक की दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एकांतिक आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री, इसके बारे में भी मैंने बताया 200 मील तक। यहाँ से आप संसाधनों पर अपना अधिकार दिखा सकते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से, इसके बारे में भी शायद मैंने जिक्र किया कि 9 राज्यों से हमारा समुद्र तट लगा हुआ है। नाम भी मैंने शायद बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यही 9 राज्य है जो समुद्र से अपना सीमा लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है।
9 राज्यों से तो समुद्र की सीमाएं लगती है, लेकिन समुद्र की सीमा किस राज्य से सबसे लंबी लगी हुई है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद अगर दूसरा सबसे लंबा कोई तटवर्ती राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटा अगर पूछ दे तो वो भी आप याद रखिए, गोवा। गोवा एक राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर कोई छोटा राज्य भारत का है तो वो है गोवा। तो उसके सीमा समुद्र से भी बहुत कम ही लगता है। तो यहाँ पे पूछा है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी रेखा किसकी हो जाएगी? गुजरात की। गुजरात की तट रेखा ज्यादा लंबी इसलिए भी हो जाती है कि थोड़ा ये मैप देख लेते हैं। यहाँ मैप में आप देखिएगा तो ये गुजरात है, इसकी सीमा देखिए, कटा फटा हुआ समुद्री तट है। बार बार अंदर की ओर जाना है, फिर इधर की ओर काउंट करते हुए ऐसे ऐसे करना है, जिसके कारण से इसकी समुद्र तटीय लंबाई ज्यादा लंबी हो जाती है। अगर इसको मान लीजिए सीधा ऐसे कर दिया जाता तो उतना लंबा नहीं होता, लेकिन इसकी कटी फटी, यहीं पे कंडला बंदरगाह भी है, आपने नाम सुना होगा, ज्वारीय बंदरगाह है कंडला। उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन गुजरात का तटवर्ती राज्य सबसे बड़ा किस लिए हो जाता है? क्योंकि इस राज्य का जो तट है बहुत ही कटा फटा तरीके का है। और इधर आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश साउथ का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है, गोवा सबसे छोटा है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर में आपका दिया हुआ है, कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे। अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश को हमने कहा कि उसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत का जो दक्षिणी भाग इस रेखा के उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले जो दक्षिणी भाग भारत का टच होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर टच करता है उत्तर की। और इसको जब सबसे उत्तरी भाग से भारत का जो रेखा गुजरता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट पर गुजरता है। एक, अब समझिए कि इसके बीच से एक रेखा गुजरेगा 23.5 डिग्री वाला रेखा। जब 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है तो 23.5 डिग्री वाला रेखा भारत से जरूर गुजरेगा। और 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर इसके दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए, दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री पर खींची गई जो रेखा है उससे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य से नहीं, भारत से तो गुजरता है, ये लोग ये तो हम लोग पता कर लिए कि 37 और 8 के बीच में है तो 23.5 डिग्री वाला भारत से तो गुजरेगा। तो अब किस किस राज्य से गुजरता होगा ये भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं किस किस राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले
अगर हम इसको क्रम से याद करें, अगर पश्चिम से लेकर पूरब के राज्य की ओर हम जाना चाहें तो सबसे पहले प्रवेश करती है कर्क रेखा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये आपका प्रवेश करती है राजस्थान। गुजरात के बाद ये रेखा राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद ये रेखा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ एक स्टेट है छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश के पूरब की ओर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने 4 राज्यों का नाम लिख दिया है, 4 अभी और बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड से होके गुजरती है। झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। मैंने बताया 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूरब की ओर मैं सजा रहा हूं अगर, तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। पश्चिम बंगाल में इंटर करती है और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की ओर 2 राज्यों से और भी कर्क रेखा गुजरती है। पूर्वोत्तर राज्यों के कौन से वो 2 राज्य हैं? तो पूर्वोत्तर के वो 2 राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ये पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यही 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के मध्य से होके गुजरता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप देखिए राजस्थान, राजस्थान से तो गुजरता है। उड़ीसा, उड़ीसा इसमें कहीं नहीं है, यानी कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। झारखंड और मिजोरम, झारखंड और मिजोरम से तो गुजरती है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 8 राज्यों का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगर कर्म से याद रखिएगा तो परीक्षाओं में आजकल ऐसे सवाल पूछ दे रहा है कि कर्म से जाइए कथन कारण में, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे इन राज्यों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन के बारे में कि मध्य से भारत के कौन सी रेखा गुजरी हुई है? 23.5 डिग्री अक्षांश, और उसी को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, तो ज्यादा बात ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने 25 सवालों को लूसेंट के कवर किया है। कोशिश किया गया है कि आपको डीपली समझाते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए, जिससे कि आगे आने वाले सवालों में आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अगले वीडियो में 25 क्वेश्चंस के बाद के क्वेश्चंस को हम लोग मिलकर सॉल्व किया जाएगा।
ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।